हेलो एंड वेलकम। कारवा बातचीत में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनावों पर और हमारे साथ हैं खास मेहमान कारवा के रिपोर्टर सुनील कश्यप, जो लगातार दिल्ली चुनाव को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं और कारवा पर लिख रहे हैं। इससे पहले कि मैं सुनील से बात करने जाऊं, मैं आपको एक खुशी की खबर भी देना चाहता हूं। कारवा अब हिंदी में भी उपलब्ध है। हमने पिछले साल अप्रैल से कारवा हिंदी छापनी शुरू की है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़रूर पढ़ें और लोगों को भी बताएं। वेलकम सुनील। सुनील, आप चुनावों में लगातार लिख रहे हैं और आपकी रिपोर्टें लगभग वही बात करती हैं जो परिणाम में तब्दील होती हैं। दिल्ली चुनाव में भी आप लगातार इन इलाकों में घूम रहे हैं, क्या देख रहे हैं दिल्ली चुनाव में? देखिए, दिल्ली चुनाव की अगर हम बात करें तो दिल्ली चुनाव को हमें समझना पड़ेगा। दिल्ली की जब 2020 में विधानसभाएं हो रही थी, उस समय दिल्ली के अंदर में एक बड़ा मूवमेंट चल रहा था। शाहीन बाग में NRC का मूवमेंट चल रहा था और उस दौरान ये पूरा का पूरा चुनाव एक कम्युनल करने की कोशिश हो रही थी और बहुत सारे नेताओं के इस समय बयान आ रहे थे शाहीन बाग को लेके, कई सारी, और उस चुनाव के रिजल्ट बहुत अचंभित करने वाले थे और परिणाम ये हुआ कि वो चुनाव बहुत बदला बदला सा नजर आया। लेकिन 2025 का चुनाव उस चुनाव से बहुत अलग हुआ और उसमें अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने उसने अपनी कई सारी रणनीतियों में बहुत बदलाव किया। कम्युनलिज्म में उसने इस चुनाव में कम्युनलिज्म को लेके ही नहीं आई। इस पूरे चुनाव में उसको ये एहसास हुआ कि दिल्ली के अंदर में आप इस चुनाव में कम्युनलिज्म के नाम पे आप नहीं जीत सकते, आप हिंदुत्व के नाम पे आप इस चुनाव को नहीं जीत सकते। ऐसा क्यों? ऐसा उसने कई सारे सेक्शन खोजने शुरू किए कि दिल्ली पे वो कैसे कैसे किन किन सेक्शनों पे काम कर सकती है, किन किन लोगों को वो अपने साथ जोड़ सकती है। उसके पास एक वोट तो है जो कि 2020 के इलेक्शन में 39% था, लेकिन उसको कैसे वो एक दूसरे परसेंटेज में बदले जो कि 40 के पार जाए और सीटों में भी तब्दील हो। तो उसको लेके उसने बहुत सारे अपने प्रकोष्ठ बनाए, संगठन के अंदर बहुत सारे अनुसांगिक संगठन बनाए और एक अलग तरह की मेहनत शुरू की दिल्ली के अंदर में। और इसकी एक वजह थी कि जब 2022 में नगर MCD के चुनाव हो रहे थे, गुजरात के चुनाव हो रहे थे, हिमाचल के चुनाव हो रहे थे, तो आम आदमी पार्टी की दखल देश के और हिस्सों में भी बढ़ रही थी और दिल्ली के अंदर भी उसकी MCD इलेक्शन, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो इलेक्शन बीजेपी के पास था, तो बीजेपी के हाथ से उसने उसको छीन लिया था उस इलेक्शन को। तो उसको देखने के बाद तो फिर बीजेपी को ये और भी उसके लिए शॉकिंग था। और उसी समय में नीतीश कुमार उसके ही कुछ समय बाद इंडिया ब्लॉक बनाने की एक भूमिका में लग गए थे कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और कई सारे और धड़े, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तो ये सारे लोग जब लगे तो फिर उनको लगा कि आने वाले 24 के इलेक्शन में भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है। तो उसके मद्देनज़र एक नई रणनीति, एक नया काम वो शुरू करते हैं। और फिर ये भी होता है कि कैसे हम एक पार्टी जो हमारे लिए चुनौती बन रही है, जो गुजरात में चुनौती बनी, जो कि 13% वोट लेके आई गुजरात में और 5 विधानसभा सीटें भी लेके आई, तो उसको लेके फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया। सुनील, एक बात जो आपके राइटिंग्स में भी आता है, रिपोर्ट्स में भी आता है कि कास्ट फैक्टर उत्तर भारत में बहुत काम करता है और बीजेपी की ताकत वही रही है कि छोटी छोटी उपजातियों को इसने मोबिलाइज किया है इन सालों में। दिल्ली में क्या कास्ट फैक्टर काम करता है चुनाव में? ये इन्होंने किया है। दिल्ली के अंदर में 360 गांव हैं और जिसमें सबसे बड़ा नंबर जाट गांव का है, उसके बाद दूसरा नंबर गुज्जरों का है, फिर उसके बाद त्यागियों के गांव हैं और कुछ ठाकुरों के और ब्राह्मणों के गांव हैं। अब क्या होता है कि दरअसल दिल्ली के अंदर में आप देखिए कि 1993 से विधानसभा चुनाव शुरू होते हैं और उसके कुछ समय पहले ये जो गांव थे, क्योंकि दिल्ली की बसावट उतनी ज़्यादा नहीं थी, इन सारे गांवों में खेती की ज़मीन थी और खेती हो रही थी और इनकी वो खेती वाली ज़मीन लाल डोरा के अंदर आती थी। एक कानून था लाल डोरा कि उसमें एक गांव की परिधि बन गई थी कि यहाँ तक गांव होगा और इसके बाद जो होगी वो गांव की खेती की ज़मीन होगी, तो वो लाल डोरा कानून था। तो क्या हुआ कि जब से विधानसभा चुनाव शुरू होते हैं, पहली बार तो भाजपा ही जीत के आती है, जिसमें उसके 3 मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, तो ये सारे के सारे गांवों में एक पंचायत शुरू होती है। 2022 के बाद से इन गांवों में भी पंचायतें शुरू होती है कि हमारा जो लाल डोरा कानून है उसकी जो सीमा है वो दायरा हटाया जाए।
हमें पक्की कॉलोनी करने का अधिकार मिले। इनकी मांग ये थी कि जितने भी अथॉरिटी है, जितने भी विकास प्राधिकरण है दिल्ली के अंदर में, वो हमें ये दे कि हम अपनी कॉलोनियों को बसा सकें, गांव वालों, क्योंकि गांव वालों के पास जमीन है लेकिन उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वो उन पे जमीनों पे कॉलोनियां बसा सके। वो कहते हैं कि भाई हम खेती तो अब इसमें करते नहीं है, पानी का संसाधन हमारे पास है नहीं, और हम अपने इस घर से दूसरा घर उस जमीन में अपना भी नहीं बना सकते। अगर वो पता चलेगा तो एमसीडी उस घर को गिरा देगी, क्योंकि उस पर आपको राइट्स नहीं है। वो लाल डोरा कानून के अंदर में वो चीज़ें आती हैं। तो उसको लेके सबसे पहली पंचायतें जाटों ने शुरू की, फिर उन्होंने गुज्जरों को उसमें शामिल किया और एक लामबंदी बननी शुरू हुई। जब ये पंचायतें शुरू होती है तो ये मांग करते हैं कि हमारी इस मांग को पूरा करने के लिए कोई यहाँ का मूल, चाहे वो जाट हो चाहे गुज्जर हो, कोई ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बने, वही इस बात को सुन सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो दिल्ली के जो है साहब सिंह वर्मा जो है एक मूल चीफ मिनिस्टर थे, बाकी और सब जो है बाहर से आए हुए लोग हैं। तो ये एक काम हुआ और इस काम के बाद में जाटू के बीच में जो है मतलब जो है बीजेपी काम करती है और उसी के बीच में वो आम आदमी पार्टी के भी कुछ जाट नेताओं को तोड़ती है। इसमें कैलाश गहलोत एक बड़ा नाम है, तो वो शुरू करती है। तो ये था कि वो पहली लामबंदी जाटों के बीच में शुरू करती है। गुज्जर उसके साथ पहले से थे, वो जो गुज्जर उसके साथ 13 में भी है, 15 में भी है, 20 में भी है, वो उसके साथ विधानसभा इलेक्शनों में। लेकिन इस बार आप कह रहे हैं कि जाट इसके साथ में जुड़ा, इसके साथ में। उससे पहले जाट कांग्रेस के साथ था, फिर वो आम आदमी पार्टी के पास ज़्यादा गया, फिर उसके बाद अब वो बीजेपी की तरफ मुंह होता हमें दिख रहा है। अब जब ये सारी बातें हो ही रही हैं तो एक बात और जुड़ती है कि दलित वोटर भी है दिल्ली में, तो उसकी समझदारी क्या बन रही है चुनाव को लेके? क्या वो संतुष्ट है इस सरकार से जो अभी वर्तमान सरकार है, या वो भी बदलाव चाहता है? देखिए, दलितों का हुआ क्या है कि एक तो आम आदमी पार्टी के अंदर में 2-3 बड़ी दलित लीडरशिप थी, जिसमें कि राजकुमार आनंद, राजेंद्र पाल गौतम और संदीप वाल्मीकि। अब हुआ क्या कि ये सारे के सारे लोग पार्टी छोड़ के चले गए। इनके थोड़े अपने कॉन्फ्लिक्ट थे, जिन बातों को लेके ये पार्टी छोड़ के गए। फिर एक दूसरी चीज़ थी कि वाल्मीकियों के अंदर ये आया कि जो भी वो सीवर सफाई में जितने भी उन लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई हैं, तो उसको लेके उनकी एक बड़ी दिक्कत थी कि केजरीवाल ने ये घोषणा की थी कि भाई हम 5 लाख रुपए जो है मतलब अगर कोई भी होगा, और वो बहुत सारे लोगों को मिले नहीं। तो एक मूवमेंट उनके अंदर बनता चला गया कि मतलब केजरीवाल हमारी नहीं सुनता, और वे इस बात को लेके इसलिए भी उससे नाराज थे क्योंकि उन्हें लगता था कि झाड़ू चुनाव चिन्ह तो हमने ही दिया है। और जब आम आदमी पार्टी बन रही थी तो सबसे पहले उससे जुड़ने वाले वाल्मीकि लोग थे, क्योंकि उनकी एक सिंपैथी उसके साथ बनी थी कि उसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है और उनका सिंबल भी है झाड़ू, सफाई का सिंबल है झाड़ू, तो वो एक बनी थी। दूसरा एक बड़ा जो नंबर है जाटों का, रैदासियों का, बेरवाओं का, रेगर का। अभी क्या किया कि बीजेपी ने अपनी जो यहाँ पे दिल्ली में सुरक्षित सीट है उसके जो सांसद है वो रेगर समाज से हैं, जो कि रैदास की ही एक जाति है, बैरवा भी उनकी ही एक जाति है, जाटव एक उनकी ही जाति है। तो उन्होंने उन सारे लोगों को, राजकुमार आनंद जो जाटव है कि उसको लेके आए और उस दूसरे समाज से उन्होंने उसको सांसद बनाया। तो उसको लेके उनको काफ़ी काम कर रहे थे वो लोग। और सामान्य सीट से आप मल्ली बारान से देखें कि उन्होंने धानुक को टिकट दिया, दलित जाति है धानुक, और उसको टिकट दिया। और बीजेपी एनडीए के 12 सुरक्षित सीटें, उसमें से 14 सीटें उन्होंने दी। तो उसमें वाल्मीकियों का भी नंबर है, उसमें जाटव का नंबर है, उसमें जो है धानुक का नंबर है। तो वो उनको पता था कि हमें किस वोटर को लेके आना, हमारा कौन कौन सा वोटर जा रहा है। एक और इसमें अगर हम देखेंगे कि जब 2020 में ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बीजेपी का जो 2015 से 2020 में जो वोट बढ़ रहा है, ये 12 जो सुरक्षित सीटें हैं यहाँ पे वोट बढ़ा है इनका। और इसका वो सेक्शन आप पाएंगे कि जो 2015 में बसपा को या और पार्टियों को वोट मिल रहा है, वो वोट सीधा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये आप पाएंगे कि वो जो वोट था, तो इसका मतलब ये था कि इन समाजों में उनकी दखल आ चुकी थी कि मतलब जो जाटव थे, रैदासिया थे, इनमें उनकी दखल आ चुकी थी। बचा था वाल्मीकि, बचा था धानुक, बचा था रेगर, बचा था। ये इस तरह की जातियों को फिर जोड़ने की कोशिश जारी थी कि हम इन पे कैसे, और रोज इनके बीच में एक काम कर रहे थे। अभी क्या था कि जब पिछली बार यहाँ पे हालांकि वाल्मीकि समाज से ही सांसद थे हंसराज हंस, लेकिन उनका इम्पैक्ट उतना नहीं था दलितों में, या वो इतना अपीलिंग नहीं थे।
अभी जो ये सांसद है ये करोल बाग के मेयर भी रहे हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। तो ये एक बहुत असर गया। और एक दूसरी चीज़ है कि बार बार बीजेपी की एक चीज़ चल रही है कि वो ये मैसेज दे रही है हर कास्ट में जाके या हर वर्ग में जाके कि हम आपका सीएम बनाने जा रहे हैं। तो जब वो दलितों के बीच जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा सीएम दुष्यंत गौतम होगा। जब वो, और क्योंकि केजरीवाल ने और उनकी पूरी पार्टी ने जो है प्रवेश वर्मा और रमेश भिदुड़ी को वहां ला के खड़ा कर दिया, तो अब जाट और गुज्जरों को भी लगता है कि इस बार हम अपना सीएम चुनने जा रहे हैं। तो वो, और पंजाबियों को भी लगता है कि हम अपना सीएम चुनने जा रहे हैं, बनियाओं को भी लगता है कि हमारा जो है सीएम होगा। तो और वो जातियों में ये मैसेजेबल कर रहे हैं। अब आप देखिए कि 2013 में वो डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे, 2015 में आते हैं तो वो जो है किरण बेदी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, 2020 में वो आते हैं तो जो है मनोज तिवारी के नाम पे चुनाव आ जाता है, और वो सारे के सारे समीकरण उनके फेल हो जाते हैं, जिससे उसकी पार्टी की वर्किंग जो है वर्किंग अच्छे से नहीं हो पाती। जब मैं उनके एक वर्कर से बात कर रहा था तो उसने बताया कि इसके लिए उन्होंने ये रणनीति बनाई कि हम सबको ये मैसेज देंगे कि एक आम आदमी होगा और हमारे बीच का ही आदमी होगा, क्योंकि अगर हम किसी एक का नाम यहाँ चुन लेंगे तो उससे क्या है कि हमारे बीच में जो है पार्टी के अंदर वर्करों के अंदर खेमेबाजी हो जाएगी। तो उस खेमेबाजी को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि नहीं, हम सबके बीच जाएंगे और कहेंगे कि आप ही का हम सीएम चुन रहे हैं और आप इस बार अपना सीएम चुनने के लिए वोट करिए। लोकलाइज कर दिया, लोकलाइज इलेक्शन को किया इन्होंने। अच्छा, हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, एक बड़ी आयरॉनिकल बात मुझे लगती है कि आपने कांग्रेस का नाम सिर्फ एक बार लिया है। कांग्रेस है नहीं क्या इस लड़ाई में? कांग्रेस इस लड़ाई में नहीं है। आप 13 से देखिए, 13 में परसेंटेज 24 था, उसके बाद फिर 9 हुआ, फिर उसके बाद जो है 4% पे चीज़ें आई। तो कांग्रेस लड़ाई से बाहर है। एक तो कांग्रेस की वर्किंग चुनाव को लेके होती नहीं है, संगठन को लेके कोई काम नहीं है। तो जब आप एकाएक आएंगे और एकाएक बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में आप देखें कि चुनाव से 2 महीने पहले, अब से 2 महीने पहले कांग्रेस ने एक जो है दिल्ली न्याय यात्रा शुरू की थी, लेकिन उस न्याय यात्रा का क्या हुआ? उसके अध्यक्ष वो न्याय यात्रा कर रहे थे, तो कोई असर नहीं, कोई अपीलिंग नहीं है। राहुल भी अपनी रैली, हाँ, मतलब अभी तो कह रही है, लोग कह रहे हैं कि 2 बार वो बीमार है, बुखार उनको हुआ है तो वो नहीं आए। और एक बड़ा दिलचस्प हुआ है इस बीच की, जैसे जो इंडिया गठबंधन है वो भी टूटता सा नज़र आ रहा है इस चुनाव में। आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन के कई मेजर पार्टीज़ जो हैं, तृणमूल कांग्रेस को ले लीजिए, शिवसेना भी ऐसी बातें कर रही है, वो सपा भी मेरे ख्याल से इसी तरह की बातें कर रही है कि केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को नहीं करेंगे। तो इसका दूरगामी असर तो होगा इस गठबंधन पर। देखिए, ये बीजेपी यही चाहती थी, क्योंकि इसका असर ये हुआ कि आने वाले समय में आपको बिहार जाना है, फिर उसके बाद में बंगाल जाना है, तो आने वाले कई स्टेटों के इलेक्शन है और जो कि निर्धारित करेंगे, फिर उसके बाद यूपी आ जाएगा जो कि 29 भी का भी इलेक्शन निर्धारित होगा। तो बीजेपी क्या था कि जो 24 में जो बीजेपी कमज़ोर दिख रही थी, उसने अपने आप को हरियाणा इलेक्शन के बाद से मजबूत करना फिर से शुरू किया। और क्योंकि ये लड़ाई उसी समय से हमें दिखने लगी थी कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या सपा का कोई तालमेल नहीं बन रहा था। फिर वही तालमेल, बहुत झगड़ा दिख रहा था महाराष्ट्र के अंदर में, सीटों को लेकर बड़ी खींचतान चल रही थी, या वही झगड़ा झारखंड के अंदर भी दिख रहा था कि सीट शेयरिंग को लेके सही से चीज़ें नहीं बन पा रही थी। ये एनडीए के अंदर उतना नहीं दिखता जितना इंडिया ब्लॉक के अंदर के दिखता है। और इंडिया ब्लॉक के जितने भी धड़े हैं उन्होंने कांग्रेस को दिल्ली में समर्थन नहीं किया, उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी को दिया। इवन आज तो लेफ्ट के भी कई धड़ों ने आम आदमी पार्टी के लिए ही बात की है। इनका असर होगा? उससे देखिए असर हो नहीं, एक मोरली चीज़ें बनती है। कई बार आपके पास वोट नहीं होता, लेकिन मोरली एक सपोर्ट होता है कि चलिए हम यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रहे, हम इन पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सपा का वोटर होता होगा दिल्ली में? देखिए, कई बार ना दरअसल जब बॉर्डर लाइन क्रॉस हो जाती है उसके बाद वोटर वैसा नहीं रह जाता। अब ये हम कह पाए कि भाई यादव है तो यहाँ पे, क्योंकि यादव मुस्लिम है, तो ये तो पहले भी सपा दिल्ली में चुनाव लड़ी होगी, तो शायद हो सकता है उनको वोट ना मिला उस तरह से, बल्कि बसपा का वोटर है, बसपा के पास वोट रहे हैं। लेकिन अभी मुस्लिम आपने शब्द इस्तेमाल किया है, मुस्लिम वोटर भी बहुत बड़ा फैक्टर है दिल्ली चुनाव में। तो मुस्लिम के बारे में लोग उतना सफाई से बात नहीं कर रहे हैं कि वो वोट कहाँ जाएगा। एक कन्फ्यूजन है कि आपको दिखता है फील्ड में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि मुस्लिम वोट कम से कम उत्तर प्रदेश में तो एक तरफा था और उसका फ़ायदा भी सपा को मिला था। यहाँ क्या स्थिति होती है? इस इलेक्शन में ना 2 चीज़ें चल रही है एक साथ में। एक तो ये मसला चल रहा है कि आप देखिए केजरीवाल को कि वो जो है कि
उन्हें ये है कि जो बीजेपी को हराएगा मुस्लिम वोट तो उसके साथ जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा होता है? ऐसा क्योंकि बंगाल में भी ऐसा माना गया, यूपी में भी, तमाम जगह ऐसा माना जाता है कि वो उसके साथ जाएगा। अब वो देखिए कि उसकी प्रैक्टिस क्या है कि वो किसी धार्मिक टीवी पे बैठ के जो है हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या वो मोहन भागवत को चिट्ठी लिख रहे हैं। अब मुस्लिम वोटर के अंदर ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि मतलब उसे बीजेपी तो हरानी है, लेकिन दूसरा आदमी भी कौन चुनना है। लेकिन हम लोग जब बात कर रहे थे इस शूट से पहले, रिकॉर्डिंग से पहले, कि ये सारी कई बातें आपने बताई थी। आपने ये भी कहा था कि जो आईपैक है, जो प्रशांत की चुनाव इलेक्शन टीम है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट करते हैं, आईपैक, वो उसने केजरीवाल को इस तरह से तैयार किया है कि वो हिंदू दिखें और इस तरह की काट करें। असल में ये ना, ये जो जितने भी कंसल्टेंसी कंपनी है चुनाव की, ये कई बार ऐसा ही करते हैं, क्योंकि ये एक टारगेट करते हैं कि हमें दूसरी जो सामने वाली हमारी विपक्षी पार्टी है उसके हम किस वोट को तोड़ के लाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। ये उस तरह का काम करती है। और ये एक सेक्शन को मान लेते हैं, जैसे मुस्लिमों को तो सारी पार्टियां मानती हैं कि वो वोट जो है वो तो बीजेपी को हराने के लिए हमारे पास आएगा, बस हमें जीत में दिखना चाहिए। यानी हमें जीतते दिखना चाहिए। जिससे कि यही चीज़ क्या है कि बार बार आप देखिए कि कांग्रेस भी वहीं पे फोकस कर रही है या एआईएम भी वहीं पे फोकस कर रही है, वो भी वहीं पे फोकस कर रही है कि नहीं मतलब इस वोट को किया जाए। और बाकी जैसे पार्टियां तो कई सारी पार्टियां आके चुनाव लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है, असपा भी लड़ रही है, लेकिन उनका उस तरह का कोई असर दिख नहीं रहा है। लेकिन जैसे दिल्ली चुनाव में आप पार्टी की जिस तरह की भूमिका थी, जिस तरह से उससे मुस्लिम चाहता था कि वो खुलकर सामने आए, विरोध करे दंगों का, वैसा आपने नहीं किया था। क्या ऐसी कोई नाराज़गी मुस्लिम मतदाताओं में होगी इस बार? देखिए, एक चीज़ तो हुई है कि 2020 के बाद जब ये सरकार बनती है केजरीवाल की, तो मतलब उसके कुछ दिनों बाद दंगे हो जाते हैं दिल्ली में। फिर 2 साल नहीं बीतता जहांगीरपुरी आ जाता है। मतलब और एक दिल्ली जैसे शहर में भी एक भय का माहौल तो क्रिएट होता है। तमाम लोग अलग अलग तरीके से मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे ऐसे संगठन एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक चीज़ यहाँ पे आप समझिए कि 2020 के इलेक्शन के आप भाषण सुनिए, जिसमें आप अनुराग ठाकुर को ही सुन लीजिए, गोली मारो और ये सारे भाषण थे, बिल्कुल। या ये जो है थे इनके उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज, शाहीन बाग नहीं तोहिन बाग, मतलब ये जो चीज़ें हो रही थी, मतलब वो जो पूरा का पूरा हो रहा था, वो ज़्यादा वो था। आपको इस इलेक्शन में उतनी कम्युनल चीज़ें नहीं लगेगी, उतने कम्युनल भाषण नहीं आ रहे, उस तरह की बात नहीं कर रहे। कल योगी आए तो वो आके वाल्मीकियों की बात करने लगे, बुद्धिस्टों की बात करने लगे, रविदासिया मंदिरों की बात करने लगे। तो उन्हें भी ये पता है कि हमें किस वोटर पे फोकस करना है और किसको लेके आना है, क्योंकि उस वोटर को भी ये चीज पसंद नहीं है। फिर उसके बाद में आप देखिए कि कैसे ये पूर्वांचलियों के बीच में मीटिंग कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने पूर्वांचलियों के बीच में 2-3 चीजें शुरू की। एक तो इन्होंने चिट्ठी लिख के एलजी को छठ पूजा पे छुट्टी ली और उसको पूर्वांचलियों में एकदम पूरी तरह बताया कि और उसके बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए कि मतलब कि हम धन्यवाद देते हैं एलजी ने जो है ये 2 दिन की हमारे त्योहार पे छुट्टी दी। फिर दूसरा उन्होंने क्या किया कि एक, क्योंकि पूर्वांचल में बनारस की तरफ, बिहार में, झारखंड में शिव चर्चा होती है, इनके पूर्वांचल मोर्चा ने बहुत सारी शिव चर्चाएं कराई है। तो उस तरह की छोटी छोटी और लिट्टी जो है बाटी चोखा मीटिंग एक की है, तो एक की है। आप इनके ओबीसी सेल को अगर देखेंगे, ओबीसी मोर्चा को आप देखेंगे, तो यहाँ के अंदर में आप राजभर का सम्मेलन, नामदेव, दर्जी, छिम्पी, इन लोगों का सम्मेलन, दांगी का सम्मेलन, कुर्मी का सम्मेलन, गुज्जर का सम्मेलन, ये सारे जो है ओबीसी सेल, और पिछले दिसंबर की 1 तारीख से लेके, और ओबीसी यहाँ 52% है और उसमें 52 जातियाँ हैं, उन सारी जातियों की इन्होंने मीटिंगें की है और ये इन्होंने दिल्ली प्रदेश कार्यालय पे की है। और फिर उसके बाद उनकी जो जिले की टीम है, उनकी जो विधानसभाओं की टीम है, उनके बीच में इन्होंने मीटिंगें की है और छोटे छोटे टुकड़ों में इलेक्शन को बांटा है कि अलग अलग सेल अलग अलग काम कर रही हैं। आपकी बातें जब ये प्रसारित होगा हमारा एपिसोड, तो मुझे लगता है कि कई लोगों को तो वैसे ही डिमोरलाइज करने वाला है
क्योंकि यहाँ तो ऐसा एक, भले आप कह नहीं रहे हैं इस तरीके से कि ये पार्टी जीत रही है, लेकिन एक इमेज तो जा रही है कि परिणाम सिद्ध हो चुके हैं कि क्या आने वाले हैं। कुछ ऐसा भी बताइए कि दूसरी पार्टियों का मनोबल बढ़े, कुछ बताइए कि वो क्या कर सकती हैं इस वक्त या क्या करना चाहिए। एक एक चीज़ है, अभी तक केजरीवाल के पास वोट है और वोट मुद्दों पे वोट है, इसीलिए वो जो हिंदुत्व कार्ड था वो बीजेपी नहीं खेल पाई, यस वो काम नहीं कर पाई। वो भी अगर तोड़ रही है तो वो जातियों के माध्यम से जाने की कोशिश कर रही है, उनके आत्मसम्मान की बातें कर करके वो लेके आना चाह रही है चीज़ों को। नहीं तो केजरीवाल को वो उतना उस तरह डैमेज नहीं कर पा रही जिस तरह वो और पार्टियों को कर लेती है। केजरीवाल एक बड़ी चुनौती तो है उनके लिए, और वो चुनौती यहीं पे नहीं, वो गुजरात में भी है, फिर वो हिमाचल में भी है, फिर वो मध्य प्रदेश में भी है, तो वो चुनौती पंजाब में भी वो दिख रहा था। और यही है कि कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस और भाजपा उसको दोनों चुनौती मानते हैं, और इसलिए भी है कि वो दोनों लगता है कि इलेक्शन भी ऐसे ही लड़ रहे हैं कि मतलब वो एक अलग तरह की चुनौती वो दोनों के लिए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये आप बनाम भाजपा कांग्रेस चुनाव है। हाँ, मतलब ये तो खैर केजरीवाल भी कई जगह बोल चुका है, वो तो खुद ही बोलता है कि भाई राहुल गांधी अपनी पार्टी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, मैं देश बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। तो ये चीज़ें तो दिखती है कि केजरीवाल की जो योजनाएं हैं वो इम्पैक्ट करती है एक तबके को, उन जातियों, क्योंकि दरअसल ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे कमाने खाने के लिए आए इस शहर में। ये तो फिर क्या अभी भी पूर्वांचल का बड़ा वोट तो केजरीवाल के साथ ही है। तो क्या ये लोग वोट नहीं करेंगे? ऑटो जो एक तरह से एक लहर थी ऑटो वालों में केजरीवाल को वोट करने की। ऑटो वालों के ना 3-4 बड़े मुद्दे रहे। पिछले साल में ऑटो वालों ने 3 बड़ी हड़ताल की, और उनका मानना था कि भाई आप जो है जो ये बाइकर्स हैं, बाइक राइडर्स हैं, उनको लेके हड़ताल की उन्होंने। फिर उन्होंने अपने ऑटो स्टैंड को लेके की, ऑटो परमिट को लेके उनकी हड़ताल रही है। और दूसरा जो ये आपने महिलाओं को लेके बसें फ्री की, तो उन्हें लगता है कि इसकी वजह से भी जो महिलाएं पहले सुरक्षा के नाम पे उनके साथ चली जाती थी, अब वो बस में जाती है क्योंकि फ्री में वो चली जाती है। उसको लेके उन्होंने बताया, हालांकि फिर उसने बाद में कहा कि मैं जो है ऑटो वालों की एक घोषणा की कि ऑटो वालों की जब लड़कियों की शादी होगी तो मैं इसमें 1 लाख रुपए दूंगा, और उनके बच्चों की फीस का वादा किया। तो ये बात केजरीवाल समझे कि मतलब ऑटो वाला मुझसे जा रहा है, या बहुत सारे जा, जैसे जब उन्हें लगा कि जाट जा रहा है तो उन्होंने, क्योंकि एक जाट आरक्षण समिति बनी थी, यशपाल मलिक उसके अध्यक्ष हैं, और इसकी मांग हमेशा रही कि जाटों को ओबीसी में लाया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई सेंट्रल लिस्ट में भी जाट सेंट्रल लिस्ट में जनरल में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वो ओबीसी में है, स्टेट लिस्ट में। तो वो मांग को लेकर उन्होंने बात की कि नहीं आप इसको भी जो है सेंट्रल लिस्ट में भी जाटों को लाए। तो वो वैसे तबकों को, या आप 2 दिन पहले मिडिल फैमिलियों को लेके बातचीत की कि आप जो है इनको लेके कुछ करें, तो उसे ये तो दिख रहा है कि मेरा वोट टूट रहा है, तो मैं क्या क्या समेट के ला सकता हूँ, उन्हें किन बातों से लुभाया जा सकता है, किसके लिए किया जा सकता है। या अभी आप देखिए कि खुद जो है केजरीवाल की सीट पे एक बहुत इम्पैक्टेबल नंबर है धोबियों का, और उसने धोबी को बुलाया अपने यहाँ, धोबी उसके यहाँ आते हैं, और उसके बाद में जो है वो कहता है कि मैं धोबी कल्याण बोर्ड बनाऊंगा। तो ये चीजें तो है कि उसको भी समझ आ रही है, कास्ट भी उसको समझ आ रही है कि कास्ट कौन जुड़ रही है, कौन हट रही है। और दिल्ली के अंदर ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि यहाँ पे इस इलेक्शन में जाति भी है, इस इलेक्शन में वर्ग भी है, इस इलेक्शन में क्षेत्र भी है, पूर्वांचल भी है, उत्तराखंड भी है, बंगाल भी है, महाराष्ट्र भी है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, इसमें कई तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। इसमें फिर एक जो वोटर को लेके मैं कई बार देखा कि पार्टियों के अंदर एक कन्फ्यूजन था कि एक झुग्गी का वोटर और एक बस्ती का वोटर, दलितों को लेके ये चलता रहा कि झुग्गी और बस्तियों का वोटर, और ये माना जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो वोटर है झुग्गी और बस्तियों वाला वोटर जो है ये होमोजेनियस है, एक समान है, केजरीवाल के साथ और एक समान है। असलियत में जो झुग्गी का वोटर है वो आप पाएंगे कि वो ज़्यादातर दलितों की नोमैडिक जातियाँ हैं, और उनका प्रोफेशन रहा है कि खेल दिखाना और मांगना खाना और खेल दिखाना उनका प्रोफेशन रहा है। उसमें नट है, बैरवा है, उसमें सपेरा है, सांसी है, बंजारा है, इस तरह की जातियाँ उसमें। और आप बस्ती में पाएंगे कि धानुक है, रैगर है, जाटव है, रैदासिया है, मल्ला है। तो ये पासवान है, ये इस तरह की जो जातियाँ हैं वो बस्तियों में हैं। और ये सारी की सारी जो जातियाँ हैं ये किसी काम से जुड़ी है और मेहनत करके खाने पे होता है इनका।
तो उनको भी जो है कि बार बार उन्हें लगता है कि हम फ्री का क्यों खाएंगे, हम तो थोड़ा मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, हमें तो बस ये हमारा दे दे जो हमें हक कुछ है हमारा। चीजें होती है। तो उस वजह से भी क्या होता है कि हर जातियों की अपनी एक सम्मान की लड़ाई है। बिल्कुल तो ये इस तरह का डिवीजन वोटों में हमें दिख रहा था वहाँ पे। बिल्कुल। सुनील, आपसे बातचीत करने के बाद हमें दिल्ली का एक चित्र तो समझ आ रहा है कि चीज़ें क्या होने वाली हैं, क्या हो सकती हैं, और हमने बहुत कुछ जाना भी, सीखा भी, और हम जान रहे हैं कि जो वर्ग इग्नोर किए गए थे वो कैसे असर्ट हो रहे हैं, कास्ट फैक्टर कैसे इस चुनाव में फिर हावी हो रहा है। आपने जैसे बताया ये क्षेत्रवार भी है चुनाव, क्षेत्र की बात भी हो रही है, तमाम तरह की क्लासेस की बात भी हो रही है। तो बहुत ही मज़ेदार चुनाव तो हो रहा है ये, और इसके परिणाम भी आपसे बात करते हुए लगता है कि ऑल इंडिया ही होंगे, बाद में इसका असर ऑल इंडिया तक जाएगा, ब्लॉक की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, आने वाली समीकरणों की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहीं, हमने बहुत कुछ जाना। आपसे बात करके हमें हमेशा ही अच्छा लगता है। ये शायद हमारी तीसरी बातचीत है आपके साथ, और हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दर्शक दोस्तों का भी शुक्रिया बातचीत देखने के लिए। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मत भूलिए कि अब कारवां हिंदी में भी आती है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्त।